सो हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर आज हम करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिक से लेके कूलम लॉ क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आया है बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्जेस होते हैं बेसिकली वो रेस्ट पर होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। स्टडी कैसे करेंगे? बेसिकली कि वो कैसा बिहेवियर करते हैं शो, या फिर उनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या फोर्स लगती है उनकी वजह से। हर एक चीज इस वीडियो में बिल्कुल एकदम छोटे से बड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चार्ज की। नाउ व्हाट इज दिस चार्ज? तो चार्ज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी पार्टिकल होता है मैटर का तो उसकी अंदर की प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। मतलब यह है कि हर एक पार्टिकल के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जब कम या ज्यादा हो जाए तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, अब ये टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, शायद वहां से हमें इस टॉपिक में क्लैरिटी मिलेगी। दो तरह के चार्जेस पढ़ने वाले हैं हम, एक पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव और एक पढ़ने वाले हैं नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली कब आता है, ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर दूंगा, मतलब बाहर निकाल दूंगा, तो इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी को हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब नेगेटिव में क्या होगा? मान लेते हैं एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहां पे प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं और यहां साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं फालतू में। तो जब इसके अंदर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को घुसा दूंगा, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से, तो ये बनेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम बोल देंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है या ऑब्जेक्ट है। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। बात करते हैं अगर हम SI यूनिट की। सो SI यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम। क्यों? क्योंकि हमें कूलम ने दिया था। इसके अलावा कुछ हम अदर यूनिट भी यूज करते हैं इसकी, जैसे 1 माइक्रो कूलम विच इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम, एंड 1 मिली कूलम विच इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, एंड 1 नैनो कूलम विच इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम, एंड द लास्ट इज 1 किलो कूलम विच इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे 11th में मैंने करवा दिए हैं। 11th में जाके अगर तुम चैप्टर 1 की वीडियोस पे विजिट करोगे तो वहां पे डेफिनेटली तुम्हें एब्रीविएशंस मिल जाएंगे, जिनको मल्टीप्लायर्स भी कहा जाता है। हाँ, तो हम बात करते हैं डिनोट कैसे किया जाता है। तो चार्ज को भाई डिनोट किया जाता है या तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, इन दोनों से हम डिनोट करते हैं चार्ज को। तो चार्ज यहां से आता है बेसिकली। देखो, अब यहां पे दो चीजें हमें बहुत अच्छी याद करनी है। सबसे पहले तो कि भाई चार्ज होता क्या है, दूसरी चीज टाइप्स ऑफ चार्ज, अरे तीसरी चीज भी होगी, चलो तीसरी चीज भी देख लेते हैं। तो तीसरी चीज हम ये याद रखेंगे दैट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं समझे? बिल्कुल भी नहीं, सच में, तभी तो मैं समझा रहा हूं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा सिंपल है, जो
एक पॉजिटिव आ गया, दूसरा पॉजिटिव आ गया। जब दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए तो क्या करेंगे, ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसके पास इधर धक्का लगेगा, इसके पास इधर धक्का लगेगा, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाऊं, यहां करते हैं, जगह मेरे पे बहुत सारी बची है, एक मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाऊं और एक मैं नेगेटिव चार्ज लेके आ जाऊं, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। और यही रीजन है कि दो लोग जिनका नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, मतलब सेम नेचर के होते हैं, उनमें टकराव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कभी साथ रह ही नहीं सकते। तो दो दोस्त तभी साथ रह सकते हैं अगर उनका नेचर डिफरेंट हो, टोटली डिफरेंट तरह के नेचर्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तभी यही रीज़न है कि जो बेसिकली जेंडर, मतलब अलग अलग जेंडर के जो दोस्त होते हैं, उनका रिलेशनशिप या उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप बहुत लंबे समय तक चलती है। तो दो अलग अलग चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो वाला अट्रैक्शन नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये अट्रैक्शन वाला अट्रैक्शन है। ये वो अट्रैक्शन वाला अट्रैक्शन नहीं है, ये अट्रैक्शन वाला अट्रैक्शन है। समझो चीज को। हाँ, तो यहां तक समझ आ गया। तो यही तो है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई बड़ी टर्म आ गई भाई, फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, ओहो अगेन लॉ आ गया, तो भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल लॉ बहुत ईजी है। क्या ईजी है कि भाई जो लाइक चार्जेस होंगे, जो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। बस यही तो लॉ है। तो तीसरी चीज मैंने यही बोली थी, सबसे पहले चार्ज होता क्या है, दूसरी चीज कितनी तरह के होते हैं, और तीसरी चीज इनकी एसआई यूनिट, वो तो पे दूसरे में आ गई, और तीसरी चीज का फंडामेंटल लॉ क्या होता है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछता हूं। एक नंबर का क्वेश्चन आया था, मैंने सीबीएसई में देखा था, बिल्कुल मजाक से हटके और पढ़ाई से हटके। तो भाई मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब तुम्हें मैंने बताया है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को मैंने खींच लिया है, चोरी कर लिया है, और इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो अब क्या फर्क आएगा भाई, ये क्या मजाक है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसका क्या हो जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा, उस बॉडी का क्या हो जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा, और जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा थोप देते हैं, डाल देते हैं, तो उसके मास में कितना फर्क आएगा, और अगर हम किसी बॉडी से चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, तो उसकी बॉडी पे क्या फर्क आएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका भी कुछ मास होता है, और वो कितना होता है, विच इज 9.1 × 10⁻³ kg। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन डालोगे इससे मल्टीप्लाई कर देना, उसको बॉडी के मास में चिपका देना, ऐड कर देना, और जितने इलेक्ट्रॉन तुम बॉडी से निकालोगे, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसको इससे मल्टीप्लाई करने का और उसमें से माइनस कर देने का। तो अगर इसमें से मास कम हुआ तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, और अगर इसमें मास ज्यादा हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। तो भाई अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से पहले ना हमें कंडक्टर और इंसुलेटर समझना जरूरी है। क्यों, अभी बताता हूं। देखो, एक होता है कंडक्टर, और मुझे पता है तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है, फिर भी मैं समझा रहा हूं, जो भी है। देखो, कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या है, जितना तुम जानते हो उतना अपने पास रखो, क्योंकि सच में वो काम आने वाला है। मैं वो नहीं समझाऊंगा। जो कंडक्टर होता है तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है, और इंसुलेटर होता है कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करवाता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती इसके अंदर, मतलब फ्लो नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते, एक ही बात है ना। देखो, अगर कंडक्टर के अंदर मैं चार्ज दूं, इलेक्ट्रॉन दूं, तो क्या होगा, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा अपने आप, खुद ब खुद, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जिसको बोलते हैं द चार्ज रिजाइड्स ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये बात दिमाग के बिल्कुल एकदम अंदर, जितनी तिजोरी है ना तुम्हारी एकदम सेफ, वहां पे घुसा के रख लो कि चार्ज रिजाइड्स
ऑन दी सरफेस ऑफ बॉडी या फिर सरफेस ऑफ कंडक्टर। लेकिन जो इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर में अगर मेरे को यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भाई वो इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा रहेगा, यहाँ दे दिया वहीं बैठा रहेगा, यहाँ दे दिया यहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती नहीं है। इसका वर्क फंक्शन में फर्क होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो ये तो करवाएगा, ये नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है। अच्छा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। देखो, तो ये बेसिक सी चीज याद रखनी जरूरी है। और ये वाली तो मैं अगेन कह रहा हूं बेटा, दिमाग में ना फोटो खींच लो, अच्छी तरह एकदम फोटो खींच लो। ये चीज आगे बहुत यूज होने वाली है फर्स्ट चैप्टर में। और फर्स्ट चैप्टर में क्या, सेकंड चैप्टर में भी बहुत कुछ काम आने वाली है। तो इस चीज को नहीं भूलेंगे कि अंदर चार्ज नहीं होता। चलो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूं। तो भैया गाड़ी बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे गाड़ी बना ली। गाड़ी को थोड़ा सा लग्जरी फील देने के लिए मैं इसमें यहाँ पे स्टीयरिंग बना लेता हूँ और यहाँ पर हमने गेट बना दिए हैं। वाह, बढ़िया लग रही है, एकदम कंटासा जैसी। तो भाई मान लेते हैं कि यहाँ से बिजली गिरी, धड़ 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 धड़, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया, बहुत सारा चार्ज आ गया। इतना आ गया तो क्या बताऊँ भाई, क्योंकि टायर रबर के हैं, चार्ज अर्थ में तो जाएगा नहीं, मतलब ग्राउंडिंग तो होगी नहीं, अर्थिंग तो होगी नहीं। तो भाई ये चार्ज जाएगा कहाँ, ये भी समझना जरूरी है। मान लेते हैं अब अंदर हम बैठे हैं, तो इसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊंगा। और मान लेते हैं कि मैं यहां पर ऐसे बैठा हुआ हूं स्टीयरिंग पकड़ के, सीट भी तो है। हाँ, अब क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूं और गाड़ी का जितना भी अंदर सिस्टम होता है ना, चाहे वो स्टीयरिंग हो, चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे वो गेट हो, कुछ भी हो, सारा का सारा प्लास्टिक का बना होता है, लोहे का नहीं बना होता। लोहे का सिर्फ बाहर होता है। इसीलिए जो चार्ज है वो बाहर बॉडी के अंदर रहे, बॉडी के ऊपर रहेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं अंदर बैठा हूं ना तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई एम सेफ। बट गाड़ी के दरवाजे नहीं खुले होने चाहिए। गाड़ी के दरवाजे खुले होंगे तो कहीं ना कहीं से एकदम चोरी से, खोपचे से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमारे करंट लगा देंगे। और करंट क्या लगा देंगे बेटा, भस्म कर देंगे एकदम, ना मिलेंगी हड्डियां, ना मिलेंगी कुछ एकदम, अगर ज़्यादा बिजली गिर गई तो। हाँ, तो हम यहाँ पे थे। तो बेसिकली क्या हुआ, इसके पास चार्ज नहीं आया, मतलब मैं बच गया। मैंने गेट खोला और उतर गया। थोड़ी देर बाद धीरे 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 अर्थ में अपने आप ग्राउंड हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये शील्डिंग क्या चीज होती है ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड थी। वो शील्ड से क्या करता था, जितना भी एनर्जी दूसरा दुश्मन से आता था वो इसको रोक लेता था, उसके पास शील्ड थी। तो वैसे ये एक तरह की शील्ड का काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक चार्ज से बचाता है, इसके लिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मुझे लगता है समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया, और कोई जरूरत तो नहीं है। बाकी जो भी हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जरूर डाउट क्लियर करूंगा। तो भाई चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये मैंने बता दिया। एनीवेज, इससे आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, हम पहुंच जाते हैं बेटा मुद्दे पर। तो मुद्दा ये कहता है कि ऐसा प्रोसेस है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिक चार्जेस बनाता है। ये मान लेते हैं एक बॉडी है, ये रही मेरे पास बॉडी, और इसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा रखा है। ये क्या है, ये है एक इंसुलेटिंग स्टैंड। अब ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये ऊपर वाला थोड़ी है, ऊपर वाला है बेटा कंडक्टिंग। बहुत जबरदस्त, समझ आ रहा है? मुझे लगता है आ ही रहा होगा। अब मैंने यहां पर एक रॉड रखी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसकी वजह से क्योंकि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव भागता है, तो यहां पर तो आ जाएगा बेटा नेगेटिव, और यहां पर सारा का सारा आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसी टेम्परेरी चार्जिंग को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। यहां समझ आया? अब तुम्हें एक चीज और दिमाग में स्ट्राइक कर रही होगी, अगर तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो भाई ये चीज़ पक्का तुम्हें स्ट्राइक कर रही होगी कि ये रॉड में पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया कैसे है, और ऐसी कौन सी रॉड होती है कि पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे ला सकता हूँ, मुझे कौन सी रॉड यूज़ करनी पड़ेगी। तो हाँ, बिल्कुल इसी के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कर रहे हैं, यही समझाने के लिए। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ बेटा, कि अगर तुम्हें जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी है तो मैं एक चीज़ बता सकता हूं। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की,
तो पॉजिटिव चार्ज भाई आएगा ग्लास की चीजों पे, ग्लास रॉड या फिर कॉटन की चीजों पर। कॉटन क्लॉथ हो गया, वो क्लॉक नहीं होता, क्लॉथ होता है। या फिर अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो भैया ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा ना वो आता है हमारे पास प्लास्टिक रॉड पे। प्लास्टिक के साथ मैं इबोनाइट भी बोल सकता हूं। ये होती है प्लास्टिक जैसी मटेरियल समझ लो, ठीक है, फाइबर टाइप, प्लास्टिक टाइप, रबर टाइप, सारा मिक्स में होता है। और एक होती है एम्बर रॉड। एम्बर रॉड, एक मिनट, एम्बर रॉड जैसे मेरे पास ना है कुछ, लेट मी शो यू। ये देखो, ये रहा, ये दिखाई दे रही है, ये ग्लूगन की स्टिक है जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ करता हूँ। तो इस स्टिक, इसका जो मटेरियल है वैसे तो सिलिकॉन टाइप होता है, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक होता है। बट फिर भी ध्यान रखना जो एम्बर का मटेरियल होता है वो ऐसा ही होता है। मस्त लग रहा है ना, एकदम फ्लेक्सिबल। हाँ तो भाई हम थे यहाँ पे एम्बर रॉड पे। चलो ये तो बात होगी बेटा मटेरियल की। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रहेगी, रबर। रबर के मटेरियल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है ना। अगर हम क्लॉथ की बात करें तो भाई यहां पे तुम्हें सिल्क क्लॉथ यूज करना पड़ेगा। मतलब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, मतलब दिमाग के ढक्कन खोलो, सारे जितने ढक्कन है तुम्हारी बॉडी में खोल लो। सुनो, ग्लास को अगर सिल्क रॉड से रब किया जाएगा, मैच द फॉलोइंग करेंगे, तुम भी करो मैं भी करता हूं। और हाँ, कॉपी लेके बैठना भाई, क्योंकि ये बार बार इरेज करता रहूंगा मैं, तो कहां से लोगे नोट्स। अब बार बार स्क्रीनशॉट तो लोगे नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट पड़े रहेंगे तो मोबाइल में पड़े ही रहेंगे, वो नहीं यूज़ होते कभी भी। स्क्रीनशॉट रखे और वो गैलरी भर गई। अच्छा 12th क्लास हो गई है, सारे के सारे स्क्रीनशॉट उठाए और ये डब्बे में, कचरे के डब्बे में, फिर गए रिसाइकल बिन में, और वहाँ से तो बिल्कुल ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से कभी वापस भी नहीं आएंगे। तो भाई कॉपी वॉपी लेके बैठना, अपना साथ साथ लिख लेना, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है समझानी। इसी के साथ हमने एक स्पेलिंग एरर कर दी है, स्पेलिंग गलत हो जाए वो भी बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। हाँ तो मैं बता रहा था बेटा, मैच द फॉलोइंग बता रहा था तुम्हें। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा और रब करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव और सिल्क पे आएगा नेगेटिव। और ध्यान रखना एक और चीज, प्लास्टिक हो, रबर हो, एम्बर हो या फिर एबोनाइट रॉड हो, ये सारी की सारी हम कभी भी सिल्क के साथ रब नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉटन के साथ। समझ आ रहा है? इजी है बहुत ज़्यादा। तो प्लास्टिक को कॉटन के साथ करेंगे और जो ग्लास है उसको सिल्क रॉड के साथ करेंगे, सिल्क क्लॉथ के साथ करेंगे। उससे क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस इनमें डेवलप हो जाएंगे। सेम चार्जेस कैसे हो सकते हैं, इन दोनों को रब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नेगेटिव कैरी करता है, ये भी नेगेटिव कैरी करता है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक एटम में से नेगेटिव नहीं निकलेगा तब तक वो पॉजिटिव नहीं बनेगी, और जब तक नेगेटिव नहीं जाएगा तब तक वो नेगेटिव नहीं बनेगी। सही बोला? हाँ सही बोला है बिल्कुल। हाँ तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया होगा। चलो फिर इस सब को छोड़ के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझ लेते हैं। तो भाई अब हम करेंगे चार्जिंग। अब कैसे करेंगे चार्जिंग? सबसे पहले चार्जिंग ऑफ सिंगल बॉडी करते हैं, सिंगल पसली सिंगल बॉडी। उसकी चार्जिंग कैसे करेंगे? देखो, अपने को एक कंडक्टर लेने का है और साथ में उसके नीचे लगा देना इंसुलेटिंग स्टैंड। ये मैंने बताया था ये, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ये कंडक्टिंग है तो ये क्या है, इंसुलेटिंग। अब मैंने क्या किया, इसके पास एक ग्लास रॉड लेके आया, और ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव, ठीक है। तो जब यहां पे पॉजिटिव आएगा तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में तुमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में ध्यान रखना ये ग्लास रॉड नहीं हिलने देनी। अगर ये ग्लास रॉड हिली तो दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। तो भाई यहां पे नेगेटिव एक्यूमुलेट रहेगा, यहां पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट रहेगा, लेकिन इन द मीन टाइम हम इसको अर्थ से भी कनेक्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा प्रोटीन इधर निकल जाएगा। सारा का सारा प्रोटीन इधर चला गया तो क्या हो गया भाई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो सिर्फ निकोटिन निकोटिन रह गया। सॉरी ये क्या हो गया, हाँ तो सारा का सारा प्रोटॉन नीचे चला गया और सारा सारा नेगेटिव चार्ज ऊपर रह गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने अगेन बताया बेटा, प्रोटॉन जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हुआ क्या था, बेसिकली यहीं से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आगे थे और इनको सबको मतलब नेगेटिव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मतलब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं,
हम लोग अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे। जब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और एक ग्लास रॉड को टच नहीं करनी है, इसको एज इट इज रखना है, इसको नहीं छोड़ना है। इसको हटा दिया तो मैंने बता दिया भाई सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ नहीं चलेगा। फिर अगले स्टेप में आ जाओ। अगले स्टेप में भी कुछ नहीं करना। क्या करना है अगले स्टेप में, तो भाई ये जो तुमने पॉजिटिव वाली रॉड लगा रखी है ना, ग्लास रॉड, कौन सी रॉड है, ग्लास रॉड, GLASS, ग्लास रॉड, तो इस ग्लास रॉड को भी हटा देनी है अगले स्टेप में। जब इस स्टेप पे तुम आओगे ना तो तुम्हारे पास रेडी है एक नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसी को पॉजिटिव बनानी है तो हमें यहां पर ग्लास की जगह क्या लेना पड़ेगा, प्लास्टिक रॉड या फिर एबोनाइट रॉड या रबर रॉड। यहां तो कुछ कुछ भेजे में घुस रहा है, मुझे लगता है घुस ही रहा होगा, ऐसे तो नहीं भेजूंगा तुम्हें, कुछ ना कुछ घुसा के भेजूंगा भेजे में। तो भाई ये था चार्जिंग ऑफ सिंगल बॉडी। अब हम देख लेते हैं कि चार्जिंग ऑफ डबल बॉडी कैसी होगी, मतलब टू बॉडीज, डबल बॉडी कैसी हो सकती है। तो चार्जिंग ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी को चार्ज करना मतलब बहुत ज्यादा इजी है। तो भाई एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इंडक्शन जब होती है ना तो कभी भी चीज टच नहीं होती है, कभी भी दो चीजें टच नहीं होती। मतलब चार्ज ऑब्वियस है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें दूंगा तो ये पॉजिटिव तो हो ही जाएगी, लेकिन हमने टच नहीं करना ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फोकस करना है एक वर्ड के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर भी भाई इंडक्शन हो गया, हमने क्या किया, यहाँ पर एक रॉड लिया है, कौन सी, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे आ गया भाई नेगेटिव, और यहाँ पे भी आ गया पॉजिटिव। अब जब यहां पर भी पॉजिटिव आ जाएगा तो भाई अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा क्या करेंगे, नहीं पता, चलो फिर मैं ही बता देता हूं। तो दोनों को टच कर दो, ये क्या बन गया, और यहां पर ग्लास रॉड को नहीं हटानी। और भाई ये हमारे पास, सॉरी क्या हो गया, यहां पर इस बॉल में नेगेटिव आ जाएगा और इस बॉल में पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आगे जगह नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज और आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जगह ही नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे खाई है, कुछ नहीं हो सकता। आगे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसको धक्का मारेगा, धक्का मारेगा कहां तक, बाउंड्री पे जाएगा ना, नहीं तो फिर खाई में गिर जाएगा। अब अगले स्टेप में इन दोनों को अलग अलग कर देने का। जब इन दोनों को अलग अलग कर देने का तो यहां पे आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज और इसके अंदर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज, रॉड यहां पे लगी रही। अब हटाओ चाहे ना हटाओ क्या फर्क पड़ता है, मैंने रॉड को फेंक दी नाले में और हमारे पास रेडी है नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी। दो चीजें होगी यहां पे। तो भाई इसका नाम है निकोटीन, इसका नाम है प्रोटीन, सॉरी इसका नाम है नेगेटिव चार्ज बॉडी, इसका नाम है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये तो बहुत इजी है। बुक में देखोगे ना तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, 6-7 पॉइंट लिख रखे हैं, समझ कुछ नहीं आता, सही बता रहा हूँ। एनसीईआरटी तो ना पता नहीं कैसे बनाई है, क्या फूक के बनाई है किसी ने, क्या बनाई है एनसीईआरटी, इतना सा मतलब इतने से स्पेस में इतना सारा एकदम ब्रह्मांड की नॉलेज डाली हुई है, कैसे आ जाएगी, ऐसे कैसे आ जाएगी, कोई ना कोई बुक लेनी पड़ेगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम लॉ का क्या मतलब होता है, कूलम लॉ का मतलब होता है कि भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको धक्का मारेगी कितना, ये डिस्टेंस है इनके बीच में r, ये इसको कितना धक्का मारेगी। अगर इसको यहां रख दो पॉजिटिव पॉजिटिव, अब कितना धक्का मारेगी। अगर एक चार्ज को यहां रखो, एक चार्ज को यहां रखो, तो अब कितना धक्का मारेगी। या फिर अभी एयर है, एयर की जगह इनको पानी में रख दो तो फिर कितना धक्का मारेगी। ये सारी चीजें हमने कूलम लॉ में करनी है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर कूलम लॉ करने से पहले ना मेरे दिमाग में ना 3 बहुत बढ़िया सी प्रॉपर्टीज है तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया सी, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी, दूसरी आती है क्वांटाइजेशन और तीसरी आती है, क्या आती है, कंजर्वेशन। और इनको साथ में बोला जाता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब क्योंकि ये है ही बेसिक प्रॉपर्टीज, तो ये 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इनके बिना हम आगे बढ़ेंगे तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इससे पहले कि हम गड्ढे में गिरे
और मैं तुम्हें उठाऊं तो मैं गिरने ही नहीं दूंगा तुम्हें गड्ढे में। तो सबसे पहली चीज आएगी एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या भला है, अपने आप में बहुत मतलब बढ़िया चीज है। मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, और ये सारे के सारे एक ही बॉडी में है। तो भाई क्वेश्चन ये बताओ कितना चार्ज हुआ इस पूरी की पूरी बॉडी में, और ये आंख बंद करके कोई बच्चा बता देगा। कल फर्स्ट क्लास का बच्चे को पूछोगे ना तो फर्स्ट क्लास का बच्चा ही बता देगा कि भाई इन सबको प्लस कर दोगे तो हमारे पास इजीली और बहुत इजीली एडिटिविटी होगी। मतलब सिंपल सी बात है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन अ बॉडी और इन सराउंडिंग, इन सबको प्लस कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, एग्जांपल से समझाओ सर। अच्छा एग्जांपल से समझाओ, चलो एग्जांपल से समझते हैं। एक ये बॉडी है, इसके पास +10 कूलम है, एक ये बॉडी है, इसके पास -6 कूलम है। बताओ कितना चार्ज हुआ। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q = Q1 + Q2। क्यों? क्योंकि ये 10 है और ये प्लस -6 है, तो कितना हो गया 10 - 6, हमारे पास आ गया 4 कूलम, वो भी पॉजिटिव में। समझ आया? बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं इसको दोनों को टच कर दूं तो दोनों के दोनों चार्ज क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और जब ऐड होंगे तो भाई दोनों वैसे तो ऐड होंगे नहीं जैसे होने चाहिए, वो अपने साइन के साथ। देखो बिना साइन के चार्ज नहीं भागेगा, उसको साइन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना साइन का कोई चार्ज ही नहीं होता। या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दो चार्ज को प्लस किया ये रहा। ऐसे अगर मान लो 10 चार्ज है तो प्लस वाले होंगे उनको अलग कर देने का, जो नेगेटिव वाले होंगे उनको अलग कर देने का, और वो सारे के सारे जोड़ के माइनस कर देने का। तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा आएगा हमारे पास भाई क्वांटाइजेशन चार्ज। अब ये क्या भला है, ये बहुत अच्छी भला है, ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ी थी। क्वांटाइजेशन कहती है कि भाई मान लेते एक बॉडी है और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें चार्ज कैसे पता होगा? तो घबराना नहीं है, मैं हूं ना। Q = NE। Q क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, सबसे मजबूत चीज है यहां की, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19 कूलम। अब एक और चीज है, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मैं यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स लिखने वाला हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन हुए, आई बताता हूं रुको। हाँ, तो चार्ज ऑन 1 चार्ज पार्टिकल, ठीक सा लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हुए तो नेगेटिव लगा दो और प्रोटॉन हुए तो पॉजिटिव लगा दो। मतलब ये है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं बॉडी है, इसके पास है बेटा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब Q = NE। Q = N कितना है, 10⁻20। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये मत कर देना प्रोटॉन में कहीं आप प्लस कर दो, सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो Q = कितना आया, -1.6 × 10⁻19 और 20, ही विल रिटर्न नहीं 10, तो 10⁻1 और आंसर कितना है, Q की वैल्यू -16 कूलम। एक और एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट क्लास सा एकदम। वीडियो चल रही है, रुकी हुई है, ये भी देख लें एक बार। हाँ ठीक है, चल रही है। बहुत बोर होता है, वीडियो चलती ही नहीं है और मैं यहाँ पे बोलता रहता हूँ और 15-20 मिनट बाद एकदम जब वीडियो अच्छी तरह बना ली, इसके बाद पॉज करना होता है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना होता है, बोर्ड इरेज करना होता है, तब पता लगता है कि भाई वीडियो तो ऑन ही नहीं करी। बहुत दुख होता है, मतलब एकदम ऐसा अंदर से धक धक होता है, दोबारा मन भी नहीं करता बनाने का। बट क्या करें, जिम्मेदारी ली है तो निभानी पड़ेगी। तो अगला वाला जो है ना, उसमें भाई 10⁻15 10⁻15 हम प्रोटॉन्स लेंगे, मतलब डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझे? वैसे तो प्रोटॉन्स आएंगे नहीं, अगेन बता रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब फिर भी बता रहा हूं मैं कि इस पे, या फिर ये बोल दो कि 10⁻15 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए आउट, तो इस पे चार्ज कितना होएगा। तो ऑब्वियसली अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे तो इस पे चार्ज बचेगा पॉजिटिव। तो क्या बचेगा, Q = NE। तो N कितना है, 10⁻15 × 1.6 × 10⁻⁻⁹
19, ओह सॉरी यहाँ प्लस आएगा। हाँ तो हुआ क्या है, नेगेटिव नेगेटिव बाहर निकाल लिया अंदर। अब मान लेते हैं कि एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने आइस डाली हुई है, तो जब आइस निकाल लूंगा तो इसमें उतनी वॉल्यूम कम हो जाएगी ना, तो बस ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उतना चार्ज कम हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻⁴ कूलम, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझने के लिए हमें इतनी बड़ी वीडियो बनानी पड़ती है, अफसोस। तो भाई ये हो गया हमारे पास दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी, तीसरी प्रॉपर्टी कहां समझाऊं, तीसरी प्रॉपर्टी यही समझाता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस कंजर्वेशन? देखो कंजर्वेशन ना तुमने सुना हुआ है। कंजर्वेशन कहता है कि भाई चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर जो चार्ज रहता है एक बॉडी के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। तो मान लेते हैं एक बॉडी है हमारे पास, उसमें है +10 कूलम और एक बॉडी है -6 कूलम। दोनों के दोनों को जब हम ज्वाइन करवाएंगे तो क्या आएगा, +10 - 6 मतलब +4 कूलम। अभी बताया था मैंने, शायद सेम वैल्यू ली थी, माइट बी। तो देखो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, कोई फर्क नहीं आया। एक और चीज बहुत अच्छी जानने वाली वो ये है, मान लेते हैं दोनों को फिर से अलग कर दिया। अब जब फिर से अलग कर दिया तो इसी 4 को 2 से और डिवाइड कर दो। समझे? नहीं समझे? दोबारा समझाता हूं। दोनों में जितने चार्ज हैं, इसमें 6 कूलम है और इसके अंदर 10 कूलम है। जब दोनों को मिलाया गया तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिलेशन बनाता है और वो दोनों के दोनों न्यूट्रल बन जाते हैं। उसके बाद जो बचा खुचा होता है वो बचता है 4 कूलम। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी रिलेशन बनाने वाला -4 कूलम नहीं है। तो ये प्लस जब अलग अलग करेंगे तो भाई दोनों में बराबर बटेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो केक कटेगा तो बराबर बटेगा। ऐसा कुछ हिसाब किताब वाला यहां पर हमारे चार्ज करते हैं कंजर्वेशन में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे देखे दोनों में कितना है, +4। यहां पे देखे कितना है, +4। दोनों को ऐड कर दो तो भी कितना है, +4। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब समय ना खराब करते हुए बहुत सारा समझा दिया है, अब ना खराब समय करते हुए हम जाएंगे कूलम लॉ पे। कूलम लॉ इतना जबरदस्त लगता है ना, मतलब A1 एकदम A1 डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसके। तो चलो शुरू करते हैं। तो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा इलेक्ट्रिक लगाना भूल गया, वो तुम हो ना प्यारे बच्चे जो गलतियां बताते रहते हो, तो सीख जाऊंगा धीरे धीरे। तो देखो, तो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास दो चार्ज होते हैं। मैंने यहां पे Q1 लिया और मैंने यहां पे Q2 लिया, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये दो चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना है, r। तो r सेपरेशन है, बताओ इसमें फोर्स कितना होगा। तो यही जानने के लिए अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव और डजंट मैटर। क्यों? अगर पास में है, मान लेते हैं पॉजिटिव है तो ये धक्का मारेंगे एक दूसरे को विद द सेम फोर्स। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, दीज आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम फोर्स। सो Q1 Q2, देखो कूलम लॉ कहता है दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो एंड दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो कंबाइनिंग 1 and 2 we get F is directly proportional to Q1 Q2 by R square, and here is the directly proportional. Now this sign of directly proportional can be minimized. हिंदी में चलते हैं। So F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अब यहाँ K क्या चीज है? तो भाई K है, मतलब क्या है? तो K क्या चीज है? K is constant, या फिर हम इसे बोलते हैं बेटा फोर्स कांस्टेंट, सिंपल, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या बला है भाई, वो समझते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया चीज है। एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, C लगाओ, C में बीच में डंडा लगाओ, यहां लिख दो 0।
इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। यहां लिख दूं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है बेटा ग्रीक सिंबल है एक, और नॉट यूज करते जीरो के लिए, जो जीरो है ना उसे बोलते हैं नॉट, मतलब वहां कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट मींस बेसिकली द मीडियम बिटवीन द दीज टू चार्जेस, या जहां पे चार्जेस रखे हुए हैं वो मीडियम क्या है, बेसिकली वैक्यूम, फ्री स्पेस, और इट कैन बी एयर एज वेल। सो अगर हम इसकी वैल्यू देखें, सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ध्यान रहे यूनिट नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि वो निकाल के बताऊंगा। के की भी यूनिट नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि वो निकाल के बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, मुझे पता है, तो इसलिए सिखाऊंगा फिर बताऊंगा ताकि भूल ही ना सको, भूल के दिखाओ। तो इसकी वजह से जब हम ये वैल्यू देखते हैं तो k कैन बी कैलकुलेटेड एज द वैल्यू ऑफ k। अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आ गई, यूनिट मिसिंग है, अगेन बता रहा हूं। और द वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए क्या करें, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 9 इंटू 10⁻⁹। अगेन यूनिट नहीं बताऊंगा, k की वैल्यू तो बताऊंगा कि 9 इंटू 10⁻⁹, लेकिन यूनिट नहीं बताऊंगा, वो निकाल के देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, अगर यूनिट भूल जाते हो तो, जो कि मैंने बताई नहीं है, बट अगर स्टिल यूनिट भूल जाते हो तो SI यूनिट ऑफ k कैसे निकालेंगे। यहां से k को उठा लो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को f के नीचे ले आओ, k अकेला हो गया। इसका मतलब जो यहां के डायमेंशन है, मतलब जो यहां के यूनिट है वो इसके इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया। सो k इज इक्वल टू, इसके होते हैं न्यूटन, इसके होते हैं मीटर स्क्वायर, और इसके होते हैं कूलम स्क्वायर। तो k के यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रहेगा कैसे निकालना है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। तो जब जब निकालने के लिए आएगा तुम्हें मेरा चेहरा याद आएगा। सो अब देखेंगे बेटा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होंगे। एप्सिलॉन नॉट के यूनिट के निकालने के लिए हम के ही यूज कर लेते हैं, एज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, मतलब दे हैव नो यूनिट। सो अगर इनका कोई यूनिट नहीं होंगे, इट मींस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k। इट मींस द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ k इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दोबारा समझते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k के यूनिट होंगे 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली कूलम स्क्वायर पर न्यूटन एंड पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक यू विल गेट इट। मुझे लगता है कि इसमें इतना कोई बड़ी 30 मार्क खाने वाली बात नहीं थी कूलम लॉ में, ये तो कोई भी कर ले, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म। भाई वेक्टर फॉर्म तुम्हें 2 नंबर का देखने को मिलेगा अगर आया तो। कूलम लॉ के ऊपर अगेन बता रहा हूं, देखो डेरिवेशन आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन जो वेक्टर फॉर्म है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो ये था बेसिकली कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि भाई ये जो कूलम लॉ होता है ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा है। देखो वेक्टर फॉर्म में 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं वेक्टर, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई 12th में वेक्टर बहुत काम आने वाला है। तुम वेक्टर चैप्टर 11th के सिलेबस से देख सकते हो, मैंने वीडियो बना रखी है सारी की सारी वेक्टर्स की, और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनी है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो वेक्टर को जरूर समझ लो वहां जाके, अगर नहीं पता तो जरूर देख लेना एक बार। चलो शुरू करते हैं। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि कूलम लॉ मतलब जो फोर्स बता रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, कब कौन फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये सारा का सारा हमें वेक्टर फॉर्म से पता लगता है। तो वेक्टर फॉर्म को करने के लिए अगेन हम सेम चीजें बनाएंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास है Q1, ये हमारे पास है Q2, एंड देयर सेंटर
इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। अब ध्यान रखना बेटा कि कभी भी जब हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लेते हैं, 1 से लेके 2 तक डिस्प्लेसमेंट, तो r12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज बेसिकली नथिंग, इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन लिखनी है तो हमें वो यूनिट वेक्टर से लिखनी पड़ेगी। इसी r की डायरेक्शन अगर मैं इस तरफ ले लूंगा तो r2 से लेके 1 तक यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ये इसको रिपेल करेगा, मतलब ये है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड अगेन हियर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा है। कोई भी चीज ना क्लियर हो बेटा, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है। अप्रिशिएट करना हो तो कमेंट बॉक्स, गाली देनी हो तो कमेंट बॉक्स, कोई गलती निकालनी है तो कमेंट बॉक्स, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स हमेशा से ओपन है। वहां जाके कुछ भी गंद पा सकते हो या फिर कुछ भी अच्छा लिख सकते हो। हाँ, तो अगर इनके बीच में फोर्स लगाते हैं, ध्यान देंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अरे 2 कहां से आ गया, Q2 आएगा, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो जब फोर्स ऑन Q2 Q1 निकालेंगे तो मैंने बताया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे लिखेंगे, और फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई R। ध्यान देंगे F21 किस साइड है, इस साइड, और इस साइड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, 1 2, तो R12 का यूनिट वेक्टर। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? जिस डायरेक्शन में फोर्स लेंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लेंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे। नाउ यूनिट वेक्टर में पढ़ा था हमने एज R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 का वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। यही होता था। बहुत बढ़िया, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू दिस का यूनिट वेक्टर अपॉन दिस का मैग्नीट्यूड। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो F21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। समझ आया कि नहीं? मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। यहां पे समझो क्या किया है मैंने इसकी जगह ये वैल्यू डाल दी है। जब इसकी जगह ये वैल्यू डाली तो ऊपर ये वाला रह गया और नीचे, क्योंकि इसके R का मैग्नीट्यूड है तो इसमें मल्टीप्लाई होके क्यूब बन गया। समझ आया? समझ आएगा तो इसको डब्बे में डाल देंगे, नहीं समझ आएगा दोबारा बताया जाएगा। समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अगेन बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, बिना कॉपी पेन के फिजिक्स नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि भाई ऐसे देख देख के और शॉर्ट को 2x पे करके तुम फिजिक्स कर लोगे, कभी पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना तो जो मैथ से भी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैथ्स तो है लेकिन उसके साथ में लॉजिक भी है, मतलब मैथ्स विद लॉजिक, मैथ्स विद स्टेटमेंट, मतलब नेचर विद मैथ्स, ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो ये बिना कॉपी पेन के भाई कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं पेन साथ लेके घूमो, कॉपी साथ लेके घूमो, जहां कुछ दिखा बस ड्राइंग करने लग जाओ और डेरिवेशन निकाल दो। इतना पागल होना पड़ेगा बस। अगर सच में फिजिक्स करनी है ना, इतने पागल हो जाओ, हर एक डेरिवेशन को कर करके समझ पे दिमाग के बिठा लो, उसे मतलब एकदम ऐसा घोल के पी जाओ ना कि भाई अब ये जिंदगी भर नहीं भूलता। करते हो ना ऐसा? अगर गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, तो उसमें करते रहते हो ना, बार बार करते रहते हो ना प्रैक्टिस। एक बार हारे दोबारा मन करेगा, फिर हारे तीसरी बार मन करेगा, फिर हारे चौथी बार मन करेगा। फिर इसको भी घोल के पी जाओ, मैंने करनी है, मुझे मजा आएगा, मजा आएगा डेफिनेटली। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें सच में मजा आएगा। और अगर फिजिक्स करने लग गए ना तो दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, इतना मजा आने लग जाएगा दुनिया में रह के, हर एक चीज को एक कैलकुलेटिव तरीके से देख पाओगे और बहुत मजा आने वाला है तुम्हें, अगर तुम सच में फिजिक्स को अच्छी तरह पढ़ रहे हो तो। ना यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अगर मैं निकालूं तो ध्यान देंगे यहां पे क्या होगा, F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R। ध्यान देंगे F12 इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 है, तो R21 का यूनिट वेक्टर। गेट इट? समझ आ गया कि नहीं? कुछ भी समझ ना आए, अगेन बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन फॉर यू।
कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे। तो भाई एज हमें पता लग गया कि R12 का यूनिट 21 का यूनिट वेक्टर, तो R21 का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 का वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया F12 का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। अगेन बताऊं फॉर्मूला बेटा यही लग रहा है जो मैंने पिछले उसमें करवाया है, ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। कोई भी न्यूमेरिकल करोगे ये फॉर्मूला मत लगाना। फॉर्मूला कौन सा लगाओ, मतलब ये फॉर्मूला मत लगाना, कौन सा लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि इसके अंदर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फॉर्मूला ये लगाना, R क्यूब वाला मत लगाना। क्यूब वाला लगाने के लिए कुछ अलग सर्कमस्टांसेस चाहिए होते हैं। अगेन बता रहा हूँ, इसको क्यूब वाले फॉर्मूले को मत लगाना। कहीं तुम कोई क्वेश्चन आए और क्यूब लगा दो, भाई वहीं पे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा क्वेश्चन का। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया हो। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। नाउ सिंस इसकी डायरेक्शन इससे अलग है, ये लड़की जो सबसे अलग है, तो ध्यान देंगे जितनी भी एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, और जितनी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। मैथ पढ़ी है ना, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जितनी भी चीजें इधर प्लस, इतनी भी चीजें इधर माइनस, नेगेटिव, दिमाग में घुसा लो इसको। सो R12 इस तरफ है तो R12 का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो जब ये वैल्यू इसके माइनस में है, इसका मतलब इसकी वजह से F21 उस तरफ है, तो 21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 एंड दिस ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये फॉलो करता है अगर हम ऐसे वेक्टर फॉर्म निकालते हैं तो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसको मैं नोट करवाऊंगा कि भाई अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दो चार्जेस हैं एंड दीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, ये हमारे पास Q1 है एंड दिस इज Q2। अगेन बता रहा हूं बेटा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज R21 वेक्टर और इस तरफ का R12 वेक्टर। ये इस तरफ फोर्स लगाएगा F12 ड्यू टू 1, इस तरफ फोर्स लगाएगा F11 ड्यू टू 2। तो इस केस में अगर ध्यान से देखो तो F12 इज इन द डायरेक्शन ऑफ R12 एंड हियर F21 इज इन डायरेक्शन ऑफ R21। तो मुझे लगता है इजी होगा। तो इस केस में अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान देंगे, F12 का यूनिट वेक्टर F12 का वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R12 का यूनिट वेक्टर। एंड सिमिलरली F21 का वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू, बट डायरेक्शन क्या है F21 की, इस साइड, मतलब R21 का यूनिट वेक्टर। समझ आया? ये सेम रहेगा, बट इन द ऑपोजिट केसेस जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इन दिस केस 21 इज करस्पॉन्ड टू 12 एंड इन दिस केस 12 इज करस्पॉन्ड टू 12। तो वो 12 और 12 ऐसे तो कुछ खेलते रहेंगे। तो ये था हमारे पास कूलम लॉ, और ये इससे पहले कराया था हमने कूलम लॉ, और इसमें करवाया है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म वाली भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो एक एक चीज समझाऊंगा और ज्यादा फिनिश दूंगा इस टॉपिक को। तो इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है मेरा, वो करवाऊंगा और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। आई नो वीडियो लंबी हो रही है, बट आई गारंटी कि अगर इस वीडियो को पूरा का पूरा देख रहे हो तो एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में जगह बनाते जा रही है। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बस सोच लो माशा अल्लाह, पहला चैप्टर क्लियर हो गया। तो देखो, अगर ये दोनों के दोनों चार्ज एयर में ना होके किसी और मीडियम में है, पानी के अंदर डाल दिया, अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी। केरोसिन के अंदर डाल दिया, अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी। पेट्रोल के अंदर डाल दिया, अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी। यही सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर और रिलेटिव
परमिटिविटी। देखो, दो चार्जेस कहीं भी रखे हों उनके अंदर फोर्स जरूरी होगी, चाहे वो रखे हैं वैक्यूम के अंदर, उनके बीच में फिर भी फोर्स लगेगी। अगर वो सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अलग अलग चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो पानी के अंदर डाल दोगे तो भी फोर्स लगेगी। अगर केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल किसी के अंदर डाल दोगे तो फोर्स जरूर लगेगी। अब उसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन R से करते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि K अलग है एप्सिलॉन R अलग है, नहीं, दोनों के दोनों सेम है। जहाँ K लिखा होगा वो भी सेम है और एप्सिलॉन होगा वो भी सेम है। ध्यान रखना, जो यहाँ पे K है ये पहले वाला K नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? इसको ऐसे बनाया जाता है, कप्पा, ठीक है, इसको कप्पा जैसे बनाया जाता है। दोनों K में कंफ्यूज हो जाओगे, बट बहुत सारी बुक्स में K लिख रखा है कप्पा की जगह, तो दैट डजंट मैटर। अगर अपना बना लो, क्या दिक्कत है। मैं बना लो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का SR, मेरी मर्जी, मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन क्यों, मुझे एप्सिलॉन लिखना नहीं आता, मैं SR लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोई बात नहीं, अपना वेरिएबल खुद बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कोई नहीं काट पाएगा। देखो, तो अगर मैं किसी दो चार्जेस को वैक्यूम के अंदर रखता हूं तो फोर्स इन वैक्यूम ये ना लिख के मैं फोर्स F0 लिख सकता हूं। क्यों? नॉट मतलब नथिंग, कोई भी मीडियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एयर या फिर वैक्यूम है। तो F0 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहां पे कहीं पे फर्क तो दिखाई दे नहीं रहा है मुझे, तो इसका फर्क देखने के लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा R स्क्वायर। एंड ऐसे अगर कोई मीडियम है दैट इज FM, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 by R square. Now here it is epsilon naught stand for the medium is air or vacuum, and here epsilon M is for medium. So I can change it epsilon only. तो अगर मैं डिवाइड करूं, ध्यान रखेंगे जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट is equal to force in vacuum upon force in medium. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square upon 1/4 pi epsilon only Q1 Q2 by R square. Again these are all cancel to each other and 4/4 pi ऑल्सो कैंसिल टू ईच अदर, ये जाएगा ऊपर वो आएगा नीचे, तो कप्पा इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास। और वी कैन से एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बोथ आर द सेम थिंग। अगेन रिश्ता वही, सोच नहीं, सोच नहीं, सोच नहीं। वीडियो बन रही है, मुझे लगता है बन रही है। ओके, ये आ गया। तो भाई मान लेते हैं दो चार्जेस अब किसी और मीडियम में है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2, और ये हमारे पास Q1, ये है Q2। Q1 की वैल्यू 10 कूलम है, इसकी वैल्यू 3 कूलम है। तो अगर ध्यान से देखो दोनों के दोनों चार्ज अलग अलग हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। मैं जान के स्मॉल वैल्यूज ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ डाइलेक्ट्रिक समझाना है। न्यूमेरिकल करेंगे हम, रुक जाओ, मस्त मस्त न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सिट्टी बिट्टी सारी की सारी गुल हो जाएगी देख के, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। सो देखो, ये पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे, बहुत अच्छे से पता है। तो F इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का ध्यान रखना। तो 10 कूलम, ओनली 10 और 3 अपॉन 1 का स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखो, अगर यहां से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? तो मैं यहां पर एक और चीज लिखने वाला हूं विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यहां मल्टीप्लाई किया 30 अपॉन 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
9 इंटू 10⁻9 होती है, मैं पहले बता चुका हूं। और k की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ओनली 2। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, मल्टीप्लाई 30 किया, इसको काटा 15 से आया, 15 नहीं में 105 नहीं 15 9 30 135। हिंदी में टेबल थोड़े से गड़बड़ कर जाते हैं। तो न्यूटन, इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। मजा आया, मजा तो आया। देखो तो F इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10⁻11 न्यूटन, और वी कैन राइट एज इट इज। ठीक है, मुझे लगता है कि आज का कंसेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। कोई भी कुछ भी छोटे से छोटा कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो डेरिवेशन की, चाहे किसी की भी दिक्कत, कोई दुनिया में कोई दिक्कत हो, वो कमेंट के अंदर डाल देना। कोशिश करूंगा जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं उसको पूरा करूं। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे से, और इसके बाद फिर वीडियो का एंड कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फ्री पिथ बॉल A of mass 8 gram carries a positive charge of 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? तो देखो ये बोल रहा है कि भाई एक बॉल है जिसका मास कितना है 8 ग्राम, और इसके ऊपर चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁸ है या 9 है 8, तो -8 कूलम ये दिया हुआ है। अब उसका ये कहना है कि भाई इससे नीचे हमने एक और बॉल रखनी है B, लेकिन ये जो दिख रहा है ये 5 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि बताओ इसका नेचर क्या होगा। और दूसरी चीज, एक सेकेंड, नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल रहा है वो। तो देखो वो कह रहा है नेचर ही बताओ इसका और चार्ज ही बताओ बी के ऊपर कितना होगा, यही बोल रहा है। देखो अगर इसके पास 5 है, प्लस में या माइनस में है, वही प्लस में है। तो अगर इसके पास 5 इंटू 10⁻⁻8 है, वो भी प्लस में, तो इसको इस जगह रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इसको इधर की तरफ धकेलेगी, और क्योंकि ये इधर की तरफ जाए तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये चीज तो तुम यहां से बता दोगे। दूसरी चीज जो तुम बताओगे वो ये कि ये नीचे भी तो आ रही है, इसको नीचे खींच रही है अर्थ विद ग्रेविटी जी। तो ये जो फोर्स लगाई है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस फोर्स को इसके इक्वल कर देंगे तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में करना है। तो F12 इज इक्वल टू mg। F12 का फॉर्मूला एज यू नो दैट अपॉन r square is equal to mg. Now we can put all the values. So k is 9 into 10⁻9 multiply q1 is basically 5 into 10⁻⁻8 multiply q2 because we have to find q2. So here r square is basically ये इन दोनों का डिस्टेंस दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल टू m बेसिकली 8 है, एंड इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई ग्रेविटी एंड वी कैन टेक 10 ओनली। सो इफ 5 से 5 कट गया तो क्या रह गया मेरे पास, देखो जरा यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 -8, क्या किया ये 10 वाले अलग कर दो, ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर +3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 8, और यहाँ पर अच्छा 10 भी तो है, 80 आ गया। 80 को भी चलो यहाँ से काट देते हैं, मतलब 10 है तो वहाँ पे चला गया माइनस में। एक एक करके बताऊँ, यह समझ आ रहा है? चलो दोबारा समझाता हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। तो इसको पूरे को पहले नीचे लेके आ जाते हैं। देखो ये -3 है 1 है, तो यहाँ -2 बचा, तो ध्यान देंगे क्या कर रहा हूँ, 9 इंटू ये 5 तो कट गए तो समझ आ गया होगा, इंटू 10⁻9 -8 ये आ गया, अपॉन यहाँ रह गया 10⁻2, यहाँ पे नीचे आएगा इंटू 8, ये भी चला जाएगा तो 10⁻2 इज इक्वल टू
ओह सॉरी, ये Q2 यहाँ निकालना है, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो Q2 को यहीं रहने दो, बाकी सबको वहाँ लेके जाओ। तो 8 इंटू 10 रेज टू पावर -2, क्योंकि -3 + 1 इज -2, अपॉन नीचे आएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 - 8, ये आ गया। और ये ऊपर जाके, ये पूरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि Q2 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 10 रेज टू पावर -4, और ये देखो 9 में से 1 गया 1, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो 8/9 इंटू 10 रेज टू पावर, ध्यान से देखते हैं तो देखो -2 इज -4, और यहां से 9 - 1 8 इज 1, तो ऊपर जाके वो -1 हो जाएगा। तो द आंसर इज Q2 इज इक्वल टू 8, मतलब 0.9 इंटू 10 रेज टू पावर -5 कूलम। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो ध्यान देते हैं, Q2 इज इक्वल टू, इसको 9 बना देते हैं। तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर, यहां पर देखो मैंने इस डेसिमल को थोड़ा सा आगे खिसका दिया है। जब आगे खिसकाएंगे तो 10 नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर फिर माइनस बन जाएगा, मतलब -6 कूलम, मतलब 9 माइक्रो कूलम अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये आने वाला है। आंसर चेक कर लेते हैं। जो आंसर है यहां पे वो है 4.36 इंटू 10 रेज़ टू -7। ये कैसे पॉसिबल है 4.36? मैंने क्या छोड़ दिया? इन्होंने ग्रेविटी लेके किया, बट यहाँ पे फिर भी 4.6 तो नहीं आना चाहिए। मुझे यहाँ पे गलती मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 लिखा था मैंने यहाँ का पे स्क्वायर नहीं किया था, इसका स्क्वायर ना करने की वजह से गलत हो गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो Q2 आ गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई, एक 5 यहाँ कट जाएगा, या चलो बाद में काटते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। नाउ हियर 5 से 5 कट गया और दोनों तरफ नहीं कटा। इसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या आया, 8 इंटू 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया 8 इंटू 5 अपॉन 9 अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2, यहाँ पे आया -4। अब यहाँ पर अगर 9 में से 8 गए तो 1 आया, और 1 ऊपर जाके वो -1 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि Q2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40/9, 40/9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 और 3 7, दैट इज -7 कूलम। सॉल्व करेंगे, 9 4 ज़ा 36, पॉइंट लग गया, अगेन 9 4 ज़ा 36, अगेन 9 4 ज़ा 36 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारे पास ये आंसर आ गया। देखो 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं मिला कहीं पे भी ये कंसेप्ट देखने के लिए, तो इस कंसेप्ट के लिए मैंने खुद ही एक न्यूमेरिकल बनाया है। बेसिकली हमारे पास 2 चार्ज का एक सिस्टम है, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, +Q और एक ये +2Q, और यहाँ पे एक +Q, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। अब वो ये कह रहा है कि कैपिटल Q चार्ज को हमने इनके कहीं बीच में रखा, सेंटर में नहीं, कहीं भी प्लेस किया, इन दोनों के बिटवीन। मुझे नहीं पता कहां प्लेस किया है, लेकिन जो सिस्टम है वो किस में रहना चाहिए, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। और दूसरी चीज, उसकी पोजीशन भी निकालो, उसका नेचर और मैग्नीट्यूड भी निकालो, ये बड़ी खतरनाक बात है। तो देखो सबसे पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं। पोजीशन निकालने के लिए इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स 0 कर दो। क्या बताया मैंने, ध्यान देते हैं। पोजीशन निकालने के लिए, पोजीशन निकाले पहले नेचर निकाले, हम निकालते पहले नेचर। तो जब नेचर निकालना हो, ध्यान रखना, नेचर और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसके ऊपर फोर्स 0 कर दो। अब ऐसा क्यों, वो भी समझते हैं क्यों। क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए Q और Q में R कटना चाहिए, R कटना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पोजीशन इजी है, पहले पोजीशन निकालते हैं। चलो तो देखो, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q प्लस फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, अच्छा ये 2Q है, सॉरी माय अपॉलॉजी। तो यहां पे देखते हैं K टाइम्स Q 2Q अपॉन, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो x स्क्वायर। मैंने क्या किया है, इसका डिस्टेंस x ले लिया इस चार्ज से, और इस चार्ज से क्या आएगा r माइनस x, यही आएगा, प्लस K टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन
आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे के क्यू क्यू कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2/x स्क्वायर प्लस अब हमारे पास रह गया क्या, ये वैल्यू आ गई 1/r² इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ इतना सा रह गया। अब अगर ध्यान से देखें ये सारा का सारा 0 के इक्वेट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 2/x² इक्वल टू 1/r²। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान देते हैं कैसे, मैंने क्या किया यहाँ पे 2/x यानी √2/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/r²। अब ये भी होल स्क्वायर ही है क्योंकि 1 का होल स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, और यहां पर हमारे पास आ गया √2/x इज इक्वल टू 1/r। तो यहां पर जो वैल्यू आई है रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो जरा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अलग चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू √2r, ये आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू √2r हमारे पास वैल्यू आ गया। इनके बीच का डिस्टेंस r दिया था तो इस हिसाब से आ गया वैल्यू। अब हम निकालेंगे नेचर और मैग्नीट्यूड। नेचर और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, F ऑन किसी भी एक चार्ज के ऊपर, कोने वाले चार्ज के ऊपर फोर्स 0 कर दो, तो F ऑन 2q ड्यू टू कैपिटल Q प्लस F ऑन 2q ड्यू टू Q इक्वल टू 0। तो क्या आया हमारे पास, K टाइम्स 2q इंटू कैपिटल Q अपॉन इसके ऊपर इसकी वजह से, तो क्या आया x² प्लस K टाइम्स 2q इंटू स्मॉल q अपॉन ये पूरा का पूरा r² एंड इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट द x की वैल्यू क्या है, √2r, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से k, चलो बाद में कॉमन लेते हैं, अभी एज इट इज रहने देते हैं, k और q कैपिटल Q ये कॉमन आ गया, 1/ इसको √2 करेंगे, ध्यान देना, √2r का स्क्वायर प्लस, अच्छा मैंने कॉमन ले लिया गलती से, तो k2q इंटू Q अपॉन r² इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, k कॉमन आ गया, स्मॉल q कॉमन आ गया, कैपिटल Q कॉमन आ गया, हमारे पास क्या रह गया, अपॉन r² भी कॉमन आ गया, हमारे पास रह गया यहाँ पे 1/√2, √2 कितना हो गया 2 प्लस ये सारा कॉमन आ गया 2/r² भी कॉमन आ गया, तो क्या रह गया नीचे 1 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, गड़बड़ ये हुई है कि यहां पर सिर्फ स्मॉल q कॉमन आना चाहिए था, अंदर कैपिटल Q आएगा और यहां पे आएगा स्मॉल q। क्या बताया, k और कैपिटल Q कॉमन आ गया, सॉरी k और स्मॉल q कॉमन आ गया, और यहां पर k और स्मॉल q कॉमन आ गया, तो यहां पे कैपिटल Q बच गया और वहां पे 2q बच गया, तो इक्वल टू 0 कर दिया। ये सारी वैल्यू 0 के इक्वेट जाएगी तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे रह गया हमारे पास, ध्यान देंगे, q को इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया, इज इक्वल टू इसको उधर कर लिया तो 4q। इसका मतलब ये है जो q की वैल्यू रखी जाएगी वो यहाँ पे प्लस में रखी जाएगी, ओ सॉरी माइनस में रखी जाएगी। कैसे, q अपॉन 2 प्लस 2q। अभी स्टेप काटने का मन कर रहा है बट मैं जान के काट नहीं रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, बाद में देखेंगे थोड़े बहुत स्टेप काटते चलेंगे। जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4q। अब कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 स्मॉल q, और वो कहां पे होनी चाहिए, √r, इस वैल्यू से √r पे होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये था सेकंड एग्जाम्पल जो कि बहुत ही देखने को मिलता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर तुम कंपटीशन में देखोगे तो कंपटीशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे वेक्टर सम वाला, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसके बाद फिर पक्का डेफिनेटली वीडियो को एंड कर देंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है और ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बता रहा हूं। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, कंसीडर द चार्ज q माइनस q प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ l, सो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। देखो ये ना जितना छोटा क्वेश्चन लग रहा है ना, थोड़ा सा टिपिकल में आता है, तो मैं यहां पर कुछ समझाने के लिए एक बड़ी सी फिगर का यूज करूंगा। तो इक्विलेटरल तो नहीं है बट हाँ तुम काम चला लोगे, मुझे तुम पता है, तुम अच्छे बच्चे हो और तुम काम चला ही लोगे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, काम चला लोगे, डिसलाइक नहीं करोगे वीडियो को। हाँ तो यहाँ पर है हमारे पास Q1, यहाँ पर हमारे पास Q2 और यहाँ हमारे पास Q3 है। Q1 की वैल्यू तुम्हें पता है Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है एंड Q3 की वैल्यू माइनस Q है, क्योंकि मैंने ऑर्डर में लिए हैं। ये वैल्यू, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट और ये हमारे पास
सी पॉइंट है। क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये हुआ 60 डिग्री, ये भी हुआ 60 डिग्री और ये भी हुआ 60 डिग्री। और लेंथ एल दे रखी है तो ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। तो अब समझते हैं कि क्वेश्चन का कैसे इस क्वेश्चन को करना कैसे है। मैं जरा रेड मार्कर लेके आ जाऊं क्योंकि मुझे इसमें पक्का जरूरत पड़ने वाली है। तब तक तुम क्वेश्चन को घूरो। ओके, सी समझते हैं पहले ना कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं। इस तरफ को एक फोर्स लगेगी विच इज एफ ऑन, अगर मैं ए बी सी डी ना लूँ 1 2 3 में ही काम चलाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एफ ऑन 2 ड्यू टू 1, ध्यान देंगे एफ ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरफ लगेगी एफ ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरफ लगेगी f ऑन 2 ड्यू टू 3 और इस तरफ लगेगी f ऑन 3 ड्यू टू 2। इस तरफ लगेगी f ऑन 3 ड्यू टू 1 और यहां लगेगी f ऑन 1 ड्यू टू 3। मुझे लगता है ये चीज तो क्लियर हुई है जो मैंने बताया है, क्लियर हुई है। अब अगर ध्यान से देखें यहां पर तो ये चार्जेस क्या है, अट्रैक्टिव है। एंड जब ये चार्जेस अट्रैक्टिव हैं तो ये ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे, बट ये चार्जेस अट्रैक्टिव नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम चार्ज है, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगी इनमें। तो ये काट के मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ बना दूंगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इधर लगेगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मुझे लगता है समझ आया है, समझ आया कि नहीं आया है, आ गया होगा पक्का। नाउ अब ध्यान से देखेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो इस तरफ लगेगी, बट ये दोनों की दोनों फोर्सेस बिल्कुल अलग दिखाई दे रही होंगी। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये पूरा का पूरा 180 डिग्री एंगल है, ये पूरा 180 डिग्री एंगल है। तो क्योंकि 180 डिग्री एंगल है, ये पूरा का पूरा कितना बना, 120। एंड सेम यहां पर बना कितना, 120। यहां तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा। नो, अब क्या करने वाले हैं हम, यहां पे बहुत अच्छी चीज करने वाले हैं। अब लगाएंगे वेक्टर, क्योंकि देखो फोर्स निकालना मुश्किल नहीं है, वेक्टर को रिजॉल्व करना मुश्किल है। वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा टूल है, उसको यूज करना आना चाहिए। मैंने हर एक के ऊपर अलग अलग फोर्स लगा दी। अब इसके ऊपर 2 फोर्स लग रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तो हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इस तरफ, ये रहा। तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास F2। अब ऐसे यहां पे भी रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे F1। अब एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ F ऑन 3। समझ आ गया? हाँ भाई, क्लियर हुआ। अब देखो कैसे निकालना है इसको, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसे करने में। देखो ध्यान से, अब मैं अलग अलग फोर्सेस निकाल रहा हूं। अगर मैं F12 या फिर F21 निकालूं, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। आ गया समझ? नो, इन दोनों की वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, अगेन बता रहा हूं, डायरेक्शन नहीं निकाल रहा हूं। डायरेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी एरो बना रखे हैं बहुत सारे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो K Q Q, ये भी Q है, ये भी Q है, वो माइनस Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो क्या आएगा Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। नंबर 1 इक्वेशन। F32 और 23, तो F23 और F32 ये दोनों इक्वल होंगे। ये Q है, ये माइनस Q है, अगेन L स्क्वायर है, तो क्या आएगा हमारे पास K टाइम्स Q2 Q3 अपॉन L स्क्वायर एंड K Q स्क्वायर बाय L। अगेन बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इसलिए डायरेक्शन नहीं यूज कर रहा हूं मैं। यहां तक समझ आ गया? अब F13 और 31, तो F13 और F31 ये भी सेम होंगे। ये क्या होंगे, F अगेन Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर एंड K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो एक चीज तो तुम्हें साफ पता लग रही होगी, ये सारी की सारी फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। तो फिर ये
चार्ज पे निकालना तो बहुत ईजी है। क्यों? ध्यान से देखेंगे, फोर्स ऑन Q1, Q1 के ऊपर फोर्स क्या होगी, यही है ना Q1, हाँ, इसके ऊपर फोर्स क्या होगी, ध्यान देते हैं, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, प्लस 2F12 इंटू F12 cos थीटा। थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस विच इज 120। अब एक चीज जो मैं बहुत अच्छी बताने वाला हूं यहां पे तुम्हें, इन सब की वैल्यू ले लो f, क्योंकि सारी की सारी इक्वल है, तो हम क्या करते हैं f ले लेंगे, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा, f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f cos 120। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट f स्क्वायर, तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर एंड cos 180 की वैल्यू होती है -1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 20 इज बेसिकली sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 में। इसकी वैल्यू मैंने बताया हुआ है तुम्हें इसके लिए वेक्टर समझना होगा। अगेन वेक्टर समझोगे, वहां पे मैंने सब बता रखा है कि एंगल कैसे निकालते हैं। यहां बताऊंगा तो वीडियो और बड़ी होती जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से, अब यहां 2 से 2 चला गया, अब क्या रहेगा, -f स्क्वायर, मतलब ये और ये 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर अंडर रूट, तो f स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू f। Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगी, F। अब अगर ध्यान से देखो, ये तो आ गई है, ठीक है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही कुछ है, ये भी F, ये भी F, और एंगल कितना दोनों के बीच में 120। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स ऑन 2 भी क्या होगी, F, बट द थर्ड थिंग ये वाली चेंज होगी, क्योंकि बीच में इसके एंगल लगा हुआ है। तो यहां कर देते हैं, तो F3 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे क्या बता रहा हूं, F31, अगेन F की वैल्यू इक्वल है, मतलब इनके इक्वल है, तो क्या आएगा, f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f, मतलब f स्क्वायर एंड cos 60, एंड cos 60 इज बेसिकली 1/2। तो f3 1/2 होती है cos 60, आई थिंक 4321, नहीं 0, 60 की वैल्यू है ना, ये रही 1/, हाँ ठीक है 1/2 ही होती है, क्योंकि ये हमारे पास 0 डिग्री पे आ गया, ये हमारे पास 30 पे आ गया, 45 पे हो गया, और ये 60 पे हो गया और यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो cos 60, यहाँ पे आगे बात करें, देखो तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू होल अंडर रूट में cos ये आ गई 1/2। अब ये से एक कट गया। अब अगर ध्यान से देखें, f स्क्वायर मतलब 3f स्क्वायर, और अंडर रूट लग गया, एंड अंडर रूट 3f इज f3। मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, अगेन बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा मतलब इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको, और जहां वेक्टर आ गया ना, वो टिपिकल क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। और वेक्टर ही अगर वेक्टर ही तुम्हें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाएगा। तो वेक्टर बहुत ज़रूरी है। वेक्टर की वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी वेक्टर के नाम से, उसकी वीडियोस देख सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।